बीजेपी को पहले से पता था कि यह बिल पास नहीं होगा। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी राजनीतिक चाल क्यों चली गई, समझिए इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक पांडे और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। बीजेपी को मालूम था कि उसके पास नंबर नहीं है। बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े, विरोध में 230 वोट, यानी कि बहुमत से बिल पास होना मुश्किल था। इसके बावजूद भी बीजेपी ने इसे संसद में लाया। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हर बड़े नेता ने विपक्ष से समर्थन मांगा। राज्यों के नेताओं से चिट्ठियां लिखवाई गई, सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। तो सवाल यह है कि जब जीतना मुश्किल था तब ये लड़ाई लड़ी ही क्यों गई? जवाब साफ है, क्योंकि बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक बिल नहीं था बल्कि एक चुनावी नैरेटिव बनाने का मौका था। नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र में विपक्ष से कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, बिल पास हो जाए पूरा क्रेडिट विपक्ष ले ले। मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। यह बयान सिर्फ सदन के लिए नहीं था बल्कि देश भर की महिला वोटर्स के लिए था। बीजेपी यह दिखाना चाहती थी कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष रास्ते में खड़ा है। यानी अगर बिल पास हो जाता तो बीजेपी कहती कि हमने महिलाओं को अधिकार दिया, और अगर बिल गिर जाता तो बीजेपी कहती कि विपक्ष ने महिलाओं का हक रोक दिया। यही वजह है कि वोटिंग से पहले लगातार अपीलें हुई। अमित शाह, किरण रिजिजू, एनडीए के तमाम नेता, यहां तक कि एन चंद्रबाबू नायडू ने भी अलग अलग दलों को चिट्ठियां लिखी। क्यों? क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि अगर विपक्ष समर्थन न करे तो उसे महिलाओं के खिलाफ दिखाया जा सके। यहां बीजेपी का फोकस सिर्फ संसद नहीं था बल्कि असली नजर आने वाले चुनावों पर भी था, विशेषकर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में जहां महिला वोटर्स बहुत बड़ी ताकत में हैं। बीजेपी इन राज्यों में यह नैरेटिव बना सकती है कि हमने कोशिश की लेकिन विपक्ष ने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क भी कमजोर नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार इसे ला रही है उसका विरोध करेंगे। उनका कहना था कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का खेल खेल रही है। राहुल गांधी ने तो इसे सीधे सीधे भारत के चुनावी नक्शे को बदलने वाला बिल कहा। उनका आरोप था कि यह महिला सशक्तिकरण का बिल नहीं बल्कि ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्गों को कमजोर करने वाला बिल है। विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता परिसीमन को लेकर थी, क्योंकि अगर 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का नया बंटवारा होता तो सबसे ज्यादा फायदा उत्तर भारत को मिलता और सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण भारत को। आज हिंदी भाषी राज्यों के पास 207 सीटें हैं। अगर सीटें बढ़कर 815 या 850 के आसपास जाती तो हिंदी भाषी उत्तर भारत की सीटें बढ़कर 311 तक पहुंच सकती थी। वहीं दक्षिण भारत की सीटें 132 से बढ़कर 198 होती। लेकिन हिस्सेदारी के लहजे से दक्षिण की राजनीतिक ताकत और ज्यादा घट जाती। मतलब संख्या बढ़ती दिखती लेकिन दिल्ली की राजनीति में उनका प्रभाव कम हो जाता। इसी वजह से एमके स्टालिन ने बिल की कॉपी जलाई और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो 1960 के दशक जैसा आंदोलन देखने को मिलेगा। ए रेवंत रेड्डी ने भी दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर विरोध की अपील की। असल में दक्षिण राज्यों की शिकायत यह है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया, इसलिए उनकी आबादी धीरे बढ़ी। लेकिन अगर सीटें आबादी के हिसाब से बटेंगी तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी उन्होंने जनसंख्या कम की, वही राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर यह बिल पास हो जाता तो क्या बदलता? सबसे बड़ा बदलाव लोकसभा की ताकत में आता। आज लोकसभा में 543 सीटें और राज्यसभा में 245, यानी संयुक्त बैठक में लोकसभा की ताकत राज्यसभा से लगभग 2.2 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर लोकसभा 815 या 850 सीटों तक पहुंच जाती तो उसकी ताकत 3.3 गुना हो जाती।
इसका सीधा फायदा केंद्र सरकार को मिलता है, क्योंकि संयुक्त वोटिंग में उसके लिए बिल पास कराना और ज्यादा आसान हो जाता। दूसरा बड़ा असर मंत्रिमंडल पर पड़ता। अभी लोकसभा की कुल सीटों के 15% तक मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी अभी लगभग 81 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अगर सीटें 815 हो जाती तो यह संख्या बढ़कर करीब 122 तक पहुंच सकती थी। तीसरा बड़ा फायदा राजनीतिक दलों को अंदरूनी बगावत से बचाने में मिलता। अगर 543 सीटों में ही 33% महिला आरक्षण लागू होता तो 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी पड़ती। इसका मतलब कई पुरुष सांसदों को अपनी सीटें छोड़नी पड़ती। लेकिन अगर पहले 272 नई सीटें जोड़ दी जाती तो उन्हीं नई सीटों में महिलाओं को जगह दी जा सकती थी। इससे पुराने सांसदों का नुकसान कम होता और पार्टियों के भीतर विद्रोह भी कम देखने को मिलता। यानी महिला आरक्षण सिर्फ महिला आरक्षण नहीं था, ये लोकसभा की ताकत बढ़ाने का रास्ता भी था, ये उत्तर भारत की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने का रास्ता भी था, ये पुरुष सांसदों को बचाने का तरीका भी था, और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव से पहले महिलाओं के बीच एक बड़ी राजनीतिक संदेश देने का हथियार भी था। ये लड़ाई सिर्फ महिला आरक्षण की नहीं है दोस्त, ये लड़ाई आने वाले भारत के राजनीतिक नक्शे की थी। कौन सा राज्य ज्यादा ताकतवर होगा, किसकी सीटें बढ़ेंगी, किसकी आवाज ज्यादा मजबूत होगी, किसका वर्चस्व बढ़ेगा और दिल्ली में किसका दबदबा कायम रहेगा। असली लड़ाई इसी बात की थी। तो ये था पूरा मामला जो हमने आपके सामने रखा। मैं ऋतिक पांडे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला।